हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया नेपाल का न्यू मैप, काला पानी, ये क्या लिखा है भैया पढ़ो। लिम्पिया धूरा, भैया बड़ा मुश्किल है। समथिंग समथिंग डिस्प्यूट, उसके बाद क्या ये सुस्ता लैंड डिस्प्यूट, फिर महाकाली रिवर नेपाल। यार चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक। चलिए शुरू करते हैं यार, और कुछ हो ना हो मुझे पढ़ना जरूर आ जाना है रिएक्शंस कर करके। चलो शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, एक बार फिर से भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच में वही जो पुराना नक्शा विवाद था उसको दोबारा फिर हो गया। एक्चुअल गवर्नमेंट पे इस चीज का डिसीजंस के असर गवर्नमेंट पे जरूर देखे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पे भी इसका काफी असर देखा जाता है। नेपाल पहले तो मोनार्की था, यहाँ राजतंत्र हुआ करता था। बाद में नेपाल में कभी लोकतंत्र आया, फिर चेंजिंग होती गई, फिर संविधान बना, कई सारी चीजें हुई। नेपाल में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। जैसे बिहार में है ना, 3 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, तो कभी इधर से उधर होते रहता है। वैसे ही नेपाल में भी सेम है कंडीशन है। अब नेपाल में इन 3 नेता लोग को पहचानिए यहाँ पर। ये हमारे शेर बहादुर दहुआ साहब, ये इंडिया के फेवर में, मतलब इनके साथ रहते तो इंडिया से रिलेशन ठीक रहता है। और ये हमारे केपी शर्मा ओली साहब है, केपी शर्मा ओली, ये चाइना का फेवर करते हैं ज्यादा। इनका है पूरा चाइना, प्रो चाइना है, ये प्रो इंडिया है दहुआ साहब। नीचे वाला ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं, ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं। तो इनके साथ किसी न किसी एक गठबंधन की सरकार बनती है। तो गठबंधन में आ जाते हैं प्रचंड साहब। अब प्रचंड साहब की सरकार चल रही थी दहुआ साहब के साथ मिलकर गठबंधन में, तो इंडिया से रिलेशन ठीक ठाक थे। अभी यहाँ से गठबंधन टूट के प्रचंड साहब की गठबंधन हो रही है शर्मा ओली साहब के साथ। तो अभी वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं लोग। तो ओली साहब शुरुआत से ही प्रो चाइना है। आखिर इसके बीच में भूमि विवाद क्या है? जब वो आता है केपी ओली वो यही करता है। वहां पर अमूमन लोकतंत्र की एक खराबी क्या होती है कि जब एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जब भेदभाव होता है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में तो कई तरह की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी चलती है। वहां पे क्या है ना कि नेपाली की मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी में वहां मधेसिया है। तो ये ओली साहब का है कि मधेसियों को मतलब भाई ये बाहर के हैं, ये है वो है, ताकि मतलब एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है चुनाव जीतने की यहाँ पर। तो जैसे भारत में कभी जातिवाद काम करता है, कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी काम करता है, कभी क्षेत्रवाद काम करता है। तो जिसको जैसे मन उसी तरह से वो जीतना चाहते हैं। तो ओली साहब का क्या है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट से वो जीतना चाहते हैं। कई बार वो एक बार बोले थे कि इंडियन कोरोना ज्यादा खतरनाक है, कभी बोलते हैं राम जी हमारे यहाँ जन्म लिए थे। कई ऐसी उटपटा चीजें थी, काफी दरारें आ गई थी रिश्ते। अभी मालदीव में देखिए मोइजू की सरकार आई है, बिना मतलब वो हल्ला कर रहा है वहां मोइजू कि इंडिया आउट। अभी वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो हम बांग्लादेश में भी शुरू हो चुका है। जब थे तो वो नेपाल के साथ युद्ध किए और एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, और यह युद्ध की समाप्ति 1816 के सुगौली के संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। अब ये संधि में क्या क्या चीजें थी इसको हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, सुगौली की संधि में यह था कि डिसाइड किया गया कि पूर्व साइड में मेची नदी जो होगी वो सीमा बनाएगी नेपाल की, यहाँ मेची नदी, और इस साइड में महाकाली नदी सीमा बनाएगी। सुगौली की संधि हो गई 1816 में। यहाँ पे ये सब चीजें तो ठीक था यहाँ पे, बट यहाँ एक ऐसा एरिया था जिसको लेकर नेपाल कहता है कि ये एरिया इस रेखा के उधर चला गया है, वो कैसे चला गया? इसलिए जब नदी वही है, ओल्ड मैप में नदी वो चलने लग गई क्या उधर? यहाँ किसी भी तरह की कोई मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वही एरिया यहाँ देखिएगा तो हल्का एक निकला हुआ एरिया दिखेगा, जबकि वो एरिया यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वही लिम्पिया धूरा, काला पानी और लेपुलेख है, उसको हम लोग समझते हैं। ये एरिया कहाँ आता है तो नेपाल और उत्तराखंड राज्य के बीच में आएगा, उत्तराखंड के पास। इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज विवाद है। तो ये ही एरिया, ये जो हल्का सा नोक निकला हुआ है ना, उत्तराखंड में यही वाला एरिया है। तो देखिए, ये उत्तराखंड का इधर हो गया, ये नेपाल हो गया। महाकाली नदी जो है वो 2 धाराओं से मिलकर बनती है। वहां पर उसकी एक शाखा निकलती है लिम्पिया धूरा से, जो पतली शाखा है, ये सॉरी लेपुलेख से निकलती है, जो तो यही है बॉर्डर। ये वाला शाखा पतली शाखा है। और इसी महाकाली नदी की एक शाखा निकलती है लिम्पिया धूरा से। तो बॉर्डर तो वो है रेड वाला, मिलके बना लेती है महाकाली नदी यहाँ पे मिलके। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि अगर इसका उद्गम स्थल लेपुलेख माना जाएगा तो वही है, तो ये पूरा एरिया भारत अरे अंडरस्टूड है। लेकिन अगर इसी महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिम्पिया धूरा को माना जाएगा तो ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। यानी भारत बॉर्डर उसके साथ हो रहा है, रेड के साथ। किसके पास ये नदी है? तो देखिए ध्यान से,
तो ये वाला अभी ये है। वर्तमान में भारत इसे मान रहा है। हाँ, यही है। 1816 में जब सुगौली की संधि हुई थी तो अंग्रेजों ने लिम्पियाधुरा वाली इस नदी को कहा था कि ये वाला बॉर्डर रहेगा। तो 1816 में जनसंख्या भी नहीं थी, यहाँ कोई रहता भी नहीं था, लेकिन यहाँ से चीन से व्यापार करना इजी था। तो अंग्रेजों ने 1816 के बाद 1860 में इसका नक्शा में इसको माना, तो कर दिया ना। लेपुलेख को माना 1816 में। यहाँ तो पर ठीक है। तो ये वाले एरिया को माना, जो लेटेस्ट इसके है। इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तत्कालीन हो गई, इधर नेपाल हो गया। तो उस समय ठीक है। नेपाल ने न इस पे कोई आपत्ति जताई न इस पे कोई आपत्ति जताई। 100 साल तक कोई आपत्ति नहीं उससे जताया होता। गया। अब नेपाल का क्या कहना है कि ये लेपुलेख से ये नदी जो है इसका ओरिजिन हम नहीं मानेंगे। तुम हम मानो तो ये छोटे मानेंगे से तुम हो। कि ये महाकाली नदी का ओरिजिन ये लिम्पियाधुरा से होता है। अब अगर इसे नेपाल मान लेगा लिम्पियाधुरा That's से होता है, wrong. तो लिम्पियाधुरा बीच में एक जगह पड़ता है काला पानी और ये जगह पड़ता है आपका लेपुलेख। अरे सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स काला पानी में गए हैं, वो हमारा है। एरिया जो है ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। नहीं जाएगा। अब इसको ये ओली साहब राष्ट्रीय मुद्दा बना के बनाते चुनाव रहो। में कुछ फायदा चाहते हैं। लोग नहीं मिलेगा। ये खराबी हो जाती है ना कि इलेक्शन जो होता है, पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा से देश के ऊपर में अनमेच्योर देशों में देखा गया है। जैसे इंडिया में भी देखिएगा ना, अनमेच्योर तो इलेक्शन में ना 140 करोड़ लोग रहेंगे यहाँ पे भारत में। कोई तारीफ कर रहा है किसी एक पार्टी की, बुराई कर रहा है किसी एक पार्टी की। अरे यार तुम लोकतंत्र में इसलिए बने हो, राजा हटा के इसलिए बनाया गया था कि अपनी बात पे रहो ना, कि कौन सी पार्टी ज्यादा स्कूल खुलवाई, किस पार्टी में यूनिवर्सिटीज ज्यादा है ना। मतलब दूसरे देशों से लड़ना, एक पार्टी के समर्थक और दूसरे पार्टी के कट्टर विरोधी हो जाते हैं। और ये लोकतंत्र के नए नवेले लोकतंत्र, जैसे हम लोग का तो 100 साल भी नहीं हुआ है एक देश के लिए 100 साल काफी कम टाइम होता है यहाँ पे, तो मेच्योरिटी कम रहती है। तो हमेशा से आप देखेंगे ना तो व्यक्तिगत मतलब कोई किसी का कुछ खास डिमांड ही नहीं रहता। इसीलिए देखिएगा भारत में धरातल स्तर पर सरकार बदलने से कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। पहले भी सड़क नाली मोहल्ले अच्छी शिक्षा इस सब के लिए लड़ रहे थे, आज भी वही लड़ रहे हैं। तो यही बात वहां नेपाल में भी है, वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। और वो अगर लेपुलेख के जगह लिम्पियाधुरा उनकी मर्जी तो उधर है, जो जब लास्ट जो हुआ था 1860 वही है। हालांकि यहाँ एरिया में कोई रहता नहीं है, लेकिन तो भारत के नहीं हिसाब होगा। से देखिएगा तो ये कोना काफी जरूरी है, क्योंकि इसी पास पहाड़ थोड़ा सा डाउन है और यहाँ से नेपाल में चाइना जाया जा सकता है। और यहाँ हमारा कैलाश पर्वत है, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर, वहाँ हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, शंकर जी का वो मुख्य स्थान कैलाश पर्वत ही है यहाँ पे। तो हमारे लिए ये स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी है। तो नेपाल और भारत के बीच में ये टेंशन बना हुआ है, यही वाला एरिया। हालांकि भारत और नेपाल को इसे सार्वजनिक मुद्दा न बना के एक टेबल पे बैठ के समझ जाना चाहिए कि अगर ये एरिया नेपाल का भी रह जाता है। हालांकि नेपाल का अपना तर्क है कि बहुत समय तक यहाँ का एरिया की जनगणना नेपाल में होती थी। तो भाई अब वो कई ऐसी चीज थी, नेपाल को भी तो 100 साल तक विरोध नहीं किया, उन्हें भी सोचना चाहिए इस चीज को। दूसरा, अगर नेपाल बहुत हठ धर्मिता अपनाते हुए इस एरिया को ले लेता है तो इसे केवल एक मनोवैज्ञानिक जीत कर सकता है, क्योंकि नेपाल की ना दुश्मनी चाइना से है ना भारत से। नेपाल और यहाँ भारत के लिए दिक्कत होगा इन केस अगर भारत वहां वीजा और पासपोर्ट सिस्टम कर देता है। आज नेपाल से कोई भी आदमी बिजनेस करने भारत में आ जाता है और भारत के हजारों लोग नेपाल में बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी बिहार में नेपाल में हो जाती है, नेपाल से लड़कियों की शादी बिहार में हो जाती है। इसे बेटी और रोटी का रिश्ता कहते हैं। तो जब कभी भी रिश्तों को हम तराजू लेके तौलेंगे ना तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी लगेगा ना कि काफी ज्यादा मतलब ये लॉस होगा। बेटर होगा इस एरिया को लैंड ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दीजिए कि दोस्ती का जमीन। भाई नेपाल भी रहो यहाँ पे, भारत भी रहो। नेपाल के सेना प्रमुख को कभी ना कभी प्रॉब्लम ही हो जाएगी। सेना प्रमुख मानते हैं। एक बार ये कर दिया तो भारत की सेना भी नेपाल के सेना प्रमुख को अपना सेना प्रमुख मानते हैं। तो जैसे भारत का कोई सेनापति बनता है ना तो उसे नेपाल के यहाँ ऑनररी सेना प्रमुख बना दिया जाता है। और वहां का भी यहाँ इतना खुशहाल रिश्ता है। भारत नहीं है ना, कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। नेपाली गोरखा भाइयों ने अपनी शहादत दी। इस एरिया को हम लोग वैसे भी यहाँ कोई रहने नहीं जाता है। इस एरिया में इतना हार्श क्लाइमेट है, यहाँ कोई नहीं रहने जाता है। तो इसे एरिया ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दीजिए कि भैया देखिए हमारे सामरिक रूप से जरूरी है, आपको भी कोई सामरिक रूप से होगा जरूरी है। नेपाल के लोग पटना में आधा चाउमीन का दुकान, बिजनेस, ठंडी के दिन में कंबल, बहुत सारा नेपाल के लोग यहाँ आके करते हैं। फ्रेंड यार उनका अपना जो व्यू पॉइंट है, पर मैं उस पर इसलिए नहीं एग्री करती कि अगर अपना चाहे आपका काम का वो लैंड हो ना हो, धरती अपनी है, कभी किसी को ना दो। हिस्ट्री में देख लिया, अगर कभी उसको दे दो तो उसके बाद कभी आपको वापस नहीं मिलेगी और बाद में आप पछताओगे। तो कोई लैंड ऐसे नहीं देना चाहिए।
और खासकर नेपाल से हम इतने स्ट्रांग हैं, क्या चाइना कभी नेपाल को या किसी कंट्री को देगा अच्छा ये मेरा फालतू का लैंड है, कोई बात नहीं, इसको लैंड ऑफ फ्रेंडशिप कर लेते हैं? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इतने से भी इतू सा भी लैंड किसी को ना दें। और नेपाल तो है ही, उसको इतनी अक्ल नहीं है कि चाइना खा जाएगा इनको। कर सकते हैं आप, यहाँ से लाइन के तक ले जाइए, बोलिए के तक हो जाएगी, सेंटर आधा आधा कर लो, नहीं मैं तो आधा भी नहीं, आधा करने के बाद फिर बोलेंगे KLL के बीच में जो जगह है वो हम खरीद लेते हैं तुमसे। नहीं हमें नहीं करना, हमारी ही है। लड़ाई झगड़े से बेटर है कि डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं मैं तो कहती हूँ वेट करो, जब प्रो इंडिया गवर्नमेंट आए तो कोई साइन ट्रीटी कर लो या कुछ उस टाइप से कर लो कि हाँ ये लैंड जो है ये इंडिया की है, उस टाइम उसको पूरा साइन करके काम खत्म कर दो। जब वेट ही मत करो, कुछ जैसे चाइना करता है ना वैसे उससे साइन करवा लो कि दिस इज इंडिया का पार्ट ऑफ लैंड ही है। अगर भैया अगर वहां पे कोई रह नहीं सकता तो नेपाल को क्यों चाहिए? नेपाल तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी आएगा वो भी अपने देश का भक्ति होगा, वो इस हिसाब से नहीं करेगा, मगर यू कैन बाय इट या बीच में सेंटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ। बाय करने का मतलब तो यही हुआ कि आप मानते हो कि उनका था। सेंटर में आप करिए कि के तक जाइए, के से क्लियर हो गई फिर वो भी खरीद लीजिए। बताओ मेरा तो कर नहीं, अपनी हमारी है। चाइना तो दूसरों की खा लेता है, हम अपनी देते हैं। सिर्फ है यहाँ पे जब तराजू लेके तोलेंगे तो इससे चाइना को फायदा होगा। और पर अनमेच्योर डेमोक्रेसी की ये खराबी होती है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर दो। हमारा तो ये सुझाव है, बाकी देश में ऊपर लोग बैठे हैं, लोग और नीतियां बनाएंगे। हम यहाँ नहीं अगर हो पाए। ये वाला तो हो गया महाकाली नदी से जो विवाद का एरिया था। मेची नदी साइड में कोई विवाद नहीं है, एगो बिहार में नया विवाद है। सुगौली की संधि जब 1816 में हुई थी तो कहा गया था कि ये गंडक नदी जो है जब बिहार में प्रवेश करेगी तो इसके इस साइड वाला एरिया नेपाल का होगा और इस साइड वाला एरिया नीचे का ये वाला एरिया भारत का होगा। यानी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, हम लोग इसे गंडक कहते हैं। तो इसके इधर का एरिया नेपाल में और इधर का एरिया इंडिया में। अब देखिए ध्यान से, बेचारा नेपालो क्या करे, यहाँ पे गड़बड़ा क्या जा रहा है। ये नदी जो है ना, नदी ये बीच में बहना चाहिए ना शांति से, इन नदियां इधर घिसक रही है। मतलब ये नदियां क्या करे पे? ये हमारी प्रॉब्लम है, इनकी नदी घिसक रही है। जब एरिया काटेगी ना तो भारत में आते जाएगा। यानी इधर से मट्टी काट रही है, इधर मट्टी हम क्या करें? इधर का मट्टिया किस्मत है, इधर की मट्टिया बढ़ा उसके लिए रो रहा। भाई सुगौली की संधि कहता है, गंडक नदी बॉर्डर है और नारायणी नदी, नेपाल इसी नदी को नारायणी कहता है, गंडक कहते हैं। तो नदियां इधर की ओर भागते जा रही है। तो नेपाल कह रहा है कि भैया हमारी जमीनिया कब्जे आ रहा है, हमारा पूरा जमीन कब्जे आ रहा है। और नेपाल का यही एरिया जो नीचे का थोड़ा सा है ना खेती लायक है, बाकी तो पहाड़ है, कह रहा है कि भैया यही एरिया खेती लायक है, नदियां इधर भाग रही है। तुम इंडिया का बन जाओ पार्ट पूरा नेपाल है। झंडा लगाओ यहाँ पे, स्टॉप। नदियां नहीं रुक रही है, धड़ाधड़ इधर भाग रही है, इससे नेपाल की जमीन कम होती जा रही है। नदी इंडिया में घुसना चाहती है कि इंडिया का पार्ट है। एक विवाद आता है, चंपारण जिला में एक जगह है सुस्ता जिला। तो इसमें क्या विवाद हो गया समझिए ध्यान से। 1816 के इसी सुगौली की संधि में सुस्ता भूमि विवाद क्या था कि इस नदी के नारायणी नदी हो गया, नारायणी नदी कहते हैं और हम लोग जीप और गंडक कहते हैं। तो नेपाल के लोग नारायणी नदी कहेंगे, हम लोग उसे गंडक नदी कहेंगे। देते हैं सुस्ता। तो ये जगह सुस्ता था, इधर चली गई सुस्ता। लेकिन हुआ क्या कि सुस्ता 50-60 साल बाद ये नदियां इधर घूमने लगी और घूमते घूमते वो तो नहीं ना सुस्ती जा रही थी, वो घूमते घूमते इधर चल गई। अब भैया नेपाल तो उस पार होता है। तो एक समय था जब ये तो भगवान जी कर रहे हैं, वही सुस्ता शहर नेपाल में था। अब ये नदियां ऐसे घूम गई, नदियां ऐसे घूम गई यहाँ पर। अब जब नदी ऐसे घूम गई तो सुस्ता वाला जगह आ गया। अब भारत तुम नदी उस पार न हो, तू नेपाल कर, नदियां घूम गई तो हम क्या करें यहाँ पे? भाई ये भी बात गड़बड़ है, हम क्या करें? हाँ ऐसे होता है, चाइना को तो मौका मिलना चाहिए। दोनों के बीच में अभी विवाद है, अपना ही है। मिल बैठ के अच्छे से समझा लेना चाहिए। नेपाल को इनडायरेक्टली भारत के वीजा से, लिबरल वीजा पॉलिसी से बहुत फायदा होता है और हम दोनों लोगों को लिए होता है। और इसमें अगर लॉस होगा किसी का तो नेपाल का ज्यादा लॉस होगा, फायदा चाइना को होगा। अल्टीमेटली किसी देश में राजनीतिक मतभेद हो सकता है, सांस्कृतिक मतभेद अभी भी चाइना नेपाल हम और भारत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है। नेपाल के साथ उतना महसूस नहीं करता है, ना धार्मिक रूप से महसूस करेगा ना सांस्कृतिक रूप से। कुछ खा जाने वाले आदमी है सब वहां से।
चाइना वाले, बस दिखने में थोड़ा पहाड़ी एरिया है तो एक जैसा लगते हैं। तो ये आपको पूरा इसका आइडिया होना चाहिए। हालांकि हमारे हिसाब से ये एरिया जो विवादित है उसे फ्रेंडशिप वाला एरिया करके और सैन्य रूप से भारत को वहाँ पे अपनी मजबूत पकड़ बताए रहना चाहिए यहाँ पर, और नेपाल वगैरह के इस सब चीजों को। अब ये क्योंकि टॉपिक तो इसलिए ये बीपीएससी वही। अब ये तो जो भगवान जी की मर्जी है, अब तुम नदी उधर चली गई तो हम क्या करें? वो सुस्ता था, सुस्त वो नहीं जा सकता था उधर, वही का वही बैठा रहा, तो हम क्या करें? तो वो बोरिया बस्ता पैक को उधर जा, बल्कि उन्हें तो खुश होना चाहिए कि सुस्त जगह थी इतनी, चली गई इंडिया की साइड। ये तो कमाल ही है। अरे मैं तो कहती हूँ कि चाइना हो वो तो बल्कि कुछ और करके और नदी को ऐसे कुछ करेगा चला कि नदी और उधर उधर चली जाए। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो भगवान जी ने चमत्कार किया है। हो सकता है सुस्त जो थी वो सुस्ता वो इंडिया का पार्ट बनना चाहती हो। कहूंगा जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, जिससे अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं चाहिए, नहीं, और साथ में इसका चाइना फायदा उठाएगा। और नेपाल को ये समझना चाहिए कि ये सब फालतू की बातें करके उसका मेजर तिब्बत उसने खा लिया चाइना ने। अगर ये इंटेलिजेंटली नहीं हैंडल करेंगे, इंडिया के दोस्त बन के नहीं रहेंगे, तो चाइना इनको भी अब खा जाएगा फिर ना। और इसमें अगर आप पूरी देखें मैप को तो उसमें ये लगता है कि भूटान को बोलना चाहिए इंडिया से मर्ज हो जाए, सबको मर्ज हो जाना चाहिए, नेपाल को भी मर्ज होना चाहिए, भूटान को भी। तो पता है, मगर भूटान को बोलना चाहिए कि मर्ज हो जाए, उसको प्रॉफिट होगा बहुत। हाँ, वो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब दोनों को हो जाना चाहिए ताकि एक बिग बन जाए और उससे जो है चाइना को भी डर लगा रहेगा। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।